नमस्कार। आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत उपन्यास के तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं? इसमें सर्वप्रथम उपन्यास के तत्व, उसमें सर्वप्रथम है कथानक, दूसरा है पात्र योजना, तीसरा है कथोपकथन, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। तो इस प्रकार से उपन्यास के 6 तत्व हैं। उन 6 तत्वों के आधार पर हम किसी भी उपन्यास की समीक्षा या किसी भी कहानी की समीक्षा, कहानी के भी यही 6 तत्व हैं जिनके आधार पर कहानी की समीक्षा की जाती है। उसका कथानक कैसा है, उसके पात्र कैसे हैं, उसके संवाद या कथोपकथन किस प्रकार के हैं, देश काल और वातावरण किस समय का है, उसकी भाषा कैसी है, कौन कौन सी शैलियों का उसमें प्रयोग किया गया है, और उस उपन्यास या कहानी को लिखने के पीछे लेखक यानी उपन्यासकार का और कहानीकार का क्या उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम कथानक के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कथानक क्या होता है। कथानक उपन्यास का मेरुदंड होता है और कथानक का आधार होती है कथा। कथा में कालक्रम के अनुसार घटनाओं का वर्णन होता है। कथानक भी घटनाओं का कथन है, किंतु इसमें निहित रहस्य पर अधिक बल रहता है। यानी कथा जो होती है, कथानक जो होता है वो क्या है, एक आधार है उस उपन्यास का, उसके आधार के कारण ही, यानी कथानक पर ही पूरा उपन्यास टिका हुआ रहता है, इसलिए उसको उसका उपन्यास का मेरुदंड कहा जाता है। और इस मेरुदंड में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कथानक में घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं में भी क्या होता है, रहस्य निहित रहता है। रहस्य के ऊपर विशेष बल दिया जाता है कि आगे क्या होगा, रहस्यात्मकता बनी रहती है। कथा का प्राण है उत्सुकता और कथानक का प्राण है जिज्ञासा, यानी कि कथानक में जिज्ञासा का होना आवश्यक है। कथा में हमारा ध्यान होता है कि आगे क्या हुआ, पर कथानक में हमारा ध्यान होता है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी इसके पीछे क्या कारण था, क्या परिस्थितियां थी, हम उस सब चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कथानक घटनाओं का वह संगठनात्मक स्वरूप है जिसके सहारे उपन्यास का सृजन होता है। घटनाओं का संयोजन जिज्ञासा के आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि कथा वस्तु एक सूत्र में बंधी हुई अपनी निश्चित दिशा की ओर अग्रसर होती रहती है। यानी कथानक क्या है, घटनाओं का संगठनात्मक स्वरूप है और उसी के आधार पर उपन्यास का सृजन होता है। घटनाओं के संयोजन में जिज्ञासा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और उसके साथ साथ कथा वस्तु जो होती है वो एक सूत्र में बंधी हुई रहती है और लेखक के जो उद्देश्य है उस निश्चित उद्देश्य को पूर्ण करने की ओर निरंतर अग्रसर रहती है। तो इस प्रकार से हम कथानक को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कथानक के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कथानक की दृष्टि से उपन्यासों के हम 2 वर्ग मान सकते हैं, जिसमें पहला है शिथिल कथानक वाले उपन्यास। शिथिल कथानक वाले उपन्यास जो हैं वो कैसे हैं कि जिसमें कथानक की नितांत रूप से उपेक्षा की गई है, केवल चरित्रों को प्रमुखता देकर संकुचित सीमाओं में
व्यक्तियों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे जैनेन्द्र का उपन्यास है परख, उसको इस प्रकार के उपन्यासों में यानी शिथिल कथानक वाले उपन्यासों में विशेष रूप से उसका उल्लेख किया जा सकता है। तो शिथिल कथानक का मतलब है कि कथानक को की उपेक्षा कर देना और चरित्रों को प्रमुखता देना, और चरित्रों को भी क्या है, संकुचित सीमा में ही उसका विश्लेषण करना, ये कहलाता है शिथिल कथानक। तो इस प्रकार के उपन्यासों में जैनेन्द्र का जो परख उपन्यास है वो उसका विशेष रूप से हम इसमें उल्लेख कर सकते हैं। अब दूसरा है सुसंगठित कथानक। सुसंगठित कथानक वाले उपन्यासों में जो है उसमें क्या विशेषता होती है कि कथानक जो होता है बड़ी ही कुशलता से सुसंगठित किया जाता है और इसमें पात्रों को पूरा महत्व दिया जाता है। शिथिल कथानक में तो संकुचित सीमा तक ही व्यक्तियों का विश्लेषण होता है, चरित्रों को प्रमुखता होती है, लेकिन यहाँ पर उसको पूर्ण महत्व दिया जाता है और कथानक भी सुसंगठित तरीके से अपने विकास की ओर जाता रहता है। तो इस प्रकार के उपन्यासों में है जैसे गोदान है, झांसी की रानी है, झूठा सच है, अंधेरे बंद कमरे जैसे उपन्यास इसमें शामिल हैं। आधुनिक उपन्यास में कथानक का ह्रास होता जा रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कथानक विहीन उपन्यास संभव है। वे जीवन को क्रमबद्ध नहीं मानते। कथानक में घटनाओं का क्रमबद्ध विकास होता है। उनका मानना है कि जीवन में घटनाओं का वैसा क्रमिक विकास आज संभव नहीं है जैसा कि उपन्यासों में पाया जाता है। तो आज जीवन असंबद्ध और अविचारित घटनाओं का समूह बनता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस जीवन की अनुकृति उपन्यास में क्रमबद्ध घटनाओं का विकास कैसे संभव हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि आजकल कथानक विहीन उपन्यास जो है वो उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार आज के उपन्यासों में कथानक का शास्त्रीय स्वरूप जो है वो संभव नहीं रह गया है। इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि हिंदी में एक भी ऐसा उपन्यास नहीं है जो कथानक से मुक्त हो। यह अलग बात है कि किसी उपन्यास में कथानक का कोई एक उपकरण प्रयुक्त हुआ हो और किसी में कोई दूसरा। कथानक का क्रमबद्ध घटनाओं का स्वरूप आज पूरी तरह से लुप्त हो गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा आदि ऐसे ही कथानक विहीन उपन्यास हैं। अब हम देखेंगे कथानक के गुण। कथानक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो संगठन की दृष्टि से यदि हम उसमें देखते हैं तो सर्वप्रथम संबद्धता, यानी एक घटना का दूसरी घटना से जुड़ा होना। घटनाओं की पारस्परिक संबद्धता के अभाव में कथानक की श्रृंखला टूट जाती है और कथा की जो प्रभावात्मकता है उसको ठेस पहुंचती है। यानी कथा जो है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है यदि कथानक की जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से संबद्ध ना हो या जुड़ी हुई ना हो। तो इसलिए उपन्यास के कथानक में या कहानी के कथानक में यह आवश्यक है कि कहानी या उपन्यास की घटनाएं जो हैं वो आपस में संबद्ध हो, एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है मौलिकता। मौलिकता से तात्पर्य है कि मानव सुलभ अनुभूति को अधिक विस्तार और सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करने की योग्यता। यानी जो मानव के द्वारा
जो अनुभूत किया गया है उसी अनुभूत के तत्व को अधिक विस्तार देना और सूक्ष्मता से उसको अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वही मौलिकता कहलाती है। कथानक में जितनी मौलिकता होगी कथानक उतना ही प्रभावशाली बनेगा। तो इसलिए इसमें मौलिकता का गुण होना भी आवश्यक है। तीसरा गुण है सत्यता। इससे तात्पर्य है कि उपन्यास में सत्यता का गुण जो है पाठकों में रचना के प्रति विश्वास जागृत करता है। साहित्य में सत्य से तात्पर्य है ऐसा चित्रण जो मानव जीवन के आधार पर किया गया हो। भले ही कथा में वर्णित नाम, दिनांक और स्थान आदि वास्तविक न हो, किंतु उसमें जो कुछ प्रस्तुत किया गया हो वह मानव जीवन पर आधारित हो। घटनाएं मानव स्वभाव या मनुष्य के चरित्र के अनुसार विकसित हों। उदाहरण के लिए मनुष्य को भली भांति जीने की प्रेरणा देने वाला दृष्टिकोण जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य मानव मात्र की एकता, पारस्परिक स्नेह, त्याग, बलिदान आदि का संदेश देता है। तो इन सभी चीज़ों को फलीभूत करता हुआ कथानक यदि निर्मित किया जाए तो निश्चित रूप से कथानक जो है वो सत्यता की प्रतीति कराता है और कथानक को क्या बनाता है, विश्वसनीय बनाता है। और अब आता है चौथा बिंदु, कथानक का रोचकता। कि कथानक में रोचकता का गुण होना भी आवश्यक है। यानी कथानक रोचक नहीं होगा तो पाठक उसको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि उपन्यास का उद्देश्य अधिकांशतः पाठकों का मनोरंजन करना होता है, इसलिए उपन्यास के कथानक में रोचकता का गुण होना आवश्यक है। रोचकता के लिए क्या होना चाहिए, नवीनता होनी आवश्यक है कि नयापन हो, और दूसरी बात है उसमें कौतूहल होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आकस्मिक और अप्रत्याशित किसी भी घटना को उपन्यास में स्थान दिया जा सकता है, लेकिन वो अप्रत्याशित ऐसा ना हो कि जो कार्य कारण श्रृंखला से बाहर का हो। यानी कार्य कहीं हो रहा है या कार्य कारण है नहीं और कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति ना हो। तो इस तरीके से जो कथानक बनाया जाता है वो क्या होता है, पाठक की कल्पना से बाहर नहीं होना चाहिए। यानी जो पाठक है वो उसकी कल्पना कर सके, उसकी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही हो, ऐसा कथानक होना चाहिए। और उसमें रोचकता का गुण होना आवश्यक है ताकि पाठक का मनोरंजन हो सके और उसकी रुचि उसमें लगातार बनी रह सके। अब अगला गुण है सहजता और स्वाभाविक। कथानक का क्षेत्र कोई भी हो सकता है। कथानक जिस भी क्षेत्र का हो उसे लेखक को सहज और स्वाभाविक रूप से समग्रता में अंकित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, उपन्यास की बोधगम्यता जो है वो बनी रहेगी और उसकी सहजता और स्वाभाविकता जो है पाठक को उस उपन्यास से जोड़ करके रखेगी। तो इसलिए कथानक की सहजता और स्वाभाविकता भी आवश्यक है कथानक के निर्माण के लिए। अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं। दूसरा बिंदु है पात्र योजना। कि पात्र योजना क्या होती है। उपन्यास की घटनाएं जिनसे संबंधित होती है या जिनको लेकर के उनका घटित होना दिखाया जाता है वे पात्र कहलाते हैं। इन्हीं पात्रों के क्रियाकलापों से कथानक का निर्माण होता है। कथा की कल्पना में ही पात्रों की विद्यमानता है। जैसे ही कोई लेखक कथा की कल्पना करता है कि इस प्रकार से कथानक होगा तो स्वतः ही पात्रों का निर्माण हो जाता है।
उपन्यासकार जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए ऐसे पात्रों का निर्माण करता है जो हमारे आसपास की दुनिया के होते हैं। यदि कोई उपन्यासकार अपने उपन्यास में सशक्त और प्रभावशाली पात्रों का निर्माण नहीं कर पाता है तो वह कदापि सफल नहीं हो सकता। इसलिए उपन्यास में जो चरित्र चित्रण है वो यथार्थवादी होना चाहिए या जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब हम देखेंगे पात्रों के प्रकार कि पात्र योजना में पात्रों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सामान्यतः 2 प्रकार के पात्र होते हैं, जिसमें प्रथम है प्रधान पात्र और दूसरा है गौण पात्र। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रधान पात्र। प्रधान पात्रों के अंतर्गत नायक, नायिका, सहनायक और सहनायिका को रखा जा सकता है। इनका कथानक से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। कथानक के सारे सूत्र इनके हाथों में होते हैं। फलागम यानी उद्देश्य की पूर्ति की स्थिति नायक और नायिका को ही प्राप्त होती है। तो इसलिए ये प्रधान पात्र यानी नायक या नायिका या उसके साथ में और अधिक यदि हम लेते हैं तो सहनायक और सहनायिका को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है, जो उपन्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं। दूसरे पात्र जो होते हैं वो होते हैं गौण पात्र। कथानक को गति प्रदान करने के लिए और जो प्रमुख पात्र हैं या प्रधान पात्र हैं उन प्रधान पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए ऐसे पात्रों की कल्पना की जाती है। गौण पात्रों की विशेष वातावरण के निर्माण के लिए भी गौण पात्रों की सहायता ली जाती है। तो इसलिए ये गौण पात्र जो हैं वह कथानक को गति प्रदान करने के काम में आते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और जो मुख्य पात्र हैं, चाहे वो नायक हो या नायिका हो, उसके चरित्र को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, ये बहुत ही सहायक होते हैं। और साथ ही साथ जो उपन्यास में वातावरण निर्मित किया जाता है उस वातावरण को निर्मित करने में भी इनका योगदान होता है। तो इसलिए उपन्यास की दृष्टि से जितने प्रधान पात्र महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार से गौण पात्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। चरित्र विकास की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तब भी पात्रों के 2 भेद हमें देखने को मिलते हैं। उसमें प्रथम है स्थिर पात्र। ये पात्र कैसे होते हैं, इनमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये आरंभ से लेकर के अंत तक एक से ही दिखाई देते हैं। चाहे उनके सामने दुख की स्थिति हो चाहे सुख की स्थिति हो, वो एक ही प्रकार का आचरण हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए ये स्थिर वृत्ति वाले पात्र कहलाते हैं। और दूसरे जो पात्र हैं, भेद है, वो है गतिशील पात्र। गतिशील पात्र से मतलब है कि इनमें स्थिरता नहीं होती है। ये कथानक के विकास के साथ साथ इनके चरित्र का भी विकास होता जाता है। यानी जैसा कथानक आगे बढ़ता जाता है तो इनका जो चरित्र है उसका भी विकास उसमें दिखाई देता है। एक स्थिरता जो है वो इनमें दिखाई नहीं देती है। तो इन्हीं के आधार पर ही जो उपन्यास है या कहानी है वो निरंतर विकास करता हुआ दिखाई देता है। अब हम आते हैं चरित्र चित्रण की पद्धतियाँ कि चरित्र चित्रण जो है वो किन किन आधार पर किया जाता है उपन्यासों में या कहानी में, विशेष रूप से उपन्यास में। तो इसके लिए 2 पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें प्रथम है नाटकीय पद्धति या अप्रत्यक्ष पद्धति।
नाटकीय पद्धति के अंतर्गत उपन्यासकार अपने पात्रों को स्वतंत्र छोड़ देता है तथा वे अपने कृत्यों यानी कामों के द्वारा कि वो पात्र किस तरीके से कार्य कर रहा है, कथोपकथन यानी संवादों के माध्यम से तथा जो उसके दूसरे सहयोगी पात्र हैं उन सहयोगी पात्रों की टिप्पणियों के द्वारा उनका चरित्र जो होता है वो प्रकाशित होता है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में उपेंद्र नाथ अश्क का गिरती दीवारें, राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग और मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे आदि इसके उदाहरण हैं। इनमें उपन्यासकार अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता है, पाठकों को स्वयं उन पात्रों को समझना पड़ता है। यानी जो वो कार्य कर रहा है या जिस प्रकार के वो संवाद उसमें बोल रहा है या उसके जो सहयोगी पात्र उसके ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके चरित्र के विषय में बता रहे हैं, उनके आधार पर ही पाठकों को उस पात्र को समझना पड़ता है। उसमें लेखक जो है वो किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता है। दूसरी जो पद्धति है वो है विश्लेषणात्मक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत उपन्यासकार स्वयं कथानक के बीच में प्रकट होकर के यह बताता है कि उसके पात्र कैसे हैं, उनकी सबलताओं को यानी उनकी विशेषताओं को, उनकी दुर्बलताओं यानी उनकी कमियों को बता करके उपन्यासकार ये स्पष्ट कर देता है कि वे पात्र अच्छे हैं या बुरे हैं। इनमें पाठकों को उन पात्रों को समझने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यानी कि स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि लेखक जो होता है या उपन्यासकार जो होता है वो स्वयं उसमें उपस्थित हो जाता है और पात्रों की विशेषता को जब स्पष्ट कर देता है तो पाठक को समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि अमुक पात्र जो है वो किस प्रकार का है और अमुक किस प्रकार का है। तो इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। प्रेमचंद का जैसे गोदान है, उसमें जो होरी है उसके पात्र को देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। इसी प्रकार से गोबर है, उसका भी, धनिया है उनका भी, तो मतलब विभिन्न जो पात्र हैं उन सबको हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी उपन्यास जो है उसमें भी इसी तरीके से पात्रों का विश्लेषण किया गया है। चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू है, उसमें भी इसी प्रकार का विश्लेषण है। तो इस प्रकार से इसमें दो पद्धतियों को अपनाया जाता है, नाटकीय पद्धति या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधे सीधे ना बता करके अप्रत्यक्ष रूप से, और दूसरी है विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष, जिसको हम सामने लेखक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दो पद्धतियां इसमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे चरित्र चित्रण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो उपन्यास में चरित्र चित्रण किया जाता है उसमें क्या क्या विशेषताएं हों जिससे एक अच्छे चरित्र चित्रण की पद्धति निर्मित हो सके। तो सर्वप्रथम उसमें है देवत्व और असुरत्व का समन्वय। कि प्रारंभिक जो हमारे उपन्यास रहे हैं उन उपन्यासों में हमने प्राय देखा होगा कि नायक और नायिका को क्या बनाया जाता है, देवीय गुणों से युक्त माना जाता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलती है। और उसके विपरीत यदि हम देखते हैं जो विरोधी होते हैं उनके, या जिसे हम खलनायक के रूप में जानते हैं, वो कैसे होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के चित्रित किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि यदि हम वास्तविकता में देखें तो संसार के महान से महान व्यक्ति में भी यदि हम उसका विश्लेषण करें तो हमें नजर आएगा कि कहीं ना कहीं उसमें भी कमजोरी अवश्य होती है। और यदि हम दूसरे व्यक्ति है जो निकृष्ट है, जिसे हम दिखाया गया है खलनायक है, तो ऐसे व्यक्ति का भी जब हम आकलन करते हैं तो हमें उसमें कहीं ना कहीं कोई महानता अवश्य दिखाई देती है।
तो इस विचित्रता को चित्रित करना ही क्या होता है, उपन्यासकार का कर्तव्य होता है। एम.एल. रॉबिन्सन के अनुसार चरित्र चित्रण से यह आशय है कि किसी कथा के पात्रों का अंकन इस प्रकार की स्वाभाविकता के साथ किया जाए कि वे निर्जीव पुस्तक के पृष्ठों से परे मूर्त होकर जीवंत वैयक्तिकता ग्रहण कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली बात कि चरित्र चित्रण जो किया जाए वो स्वाभाविक रूप से किया जाए और सजीव रूप से किया जाए। केवल वो निर्जीव पुस्तक के पन्नों पर पड़ा हुआ दिखाई ना दे, बल्कि हम उसको जीवंत रूप में व्यक्तिगत रूप में भी उसको, यदि हम उसकी विशेषता को ग्रहण करना चाहें तो हम उसे ग्रहण कर सकें। इस तरह के चरित्र को, उसमें सजीव चरित्र को और स्वाभाविक चरित्र को रूपायित करना आवश्यक होता है। लेखक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य क्या है, मनुष्य है, और वह न तो सिर्फ राक्षस है और न है सिर्फ देवता है। इसलिए उन दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही क्या होता है, इंसान होता है, जिसका चरित्र के रूप में उपन्यासों में चित्रण किया जाता है। तो इसलिए जो मनुष्य है, ऐसे मनुष्य का चित्रण उसमें किया जाना चाहिए जिसमें देवत्व भी है और असुरत्व भी है, यानी दोनों का समन्वय उसमें दिखाया जाना चाहिए। अब दूसरा जो बिंदु है वो है सहज स्वाभाविक विकास, कि पात्रों का सहज स्वाभाविक विकास जो है वो कथानक में होना चाहिए या उपन्यास में होना चाहिए। एक श्रेष्ठ उपन्यास के लिए सजीव पात्रों का सृजन आवश्यक है। आधुनिक उपन्यासकारों की यह विशेषता है कि उनके चरित्र सजीव और सहृदय होते हैं। सृजन के बाद लेखक उनके स्वच्छंद विचरण में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि उसका पात्र का निर्माण कर दिया है लेखक ने, तो लेखक अब उसको स्वतंत्र छोड़ देता है, उसको दिशा देता है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। समाज के घात प्रतिघात के आधार पर उसका सहज विकास होता है। मानव मन की जो संवेदनशीलता है और सहृदयता है, उससे युक्त ये पात्र अपनी सजीवता से कथानक के साथ आगे बढ़ते हैं। असामान्य पात्र जो होते हैं वो अस्थायी दृष्टि से पाठक के मन में कौतूहल वृत्ति को जागृत तो करते हैं, किंतु उनका प्रभाव क्षणिक ही होता है। तो इसलिए पात्रों का सहज स्वाभाविक विकास उपन्यास में दिखाना भी आवश्यक माना गया है। तीसरी जो विशेषता है वो है अंतरात्मकता, अर्थात पात्रों के जो चरित्र चित्रण किए गए हैं उनमें अंतर्द्वंद्वात्मकता भी अनिवार्य है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलाप उसकी अपनी मानसिक कुंठाओं या अचेतन से संचालित होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है वो जो भी कार्य करता है वो अपने अचेतन मन में या जीवन से जो भी उसे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर करता है। एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न पात्र जो हैं भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। उसका मूल कारण उनकी अपनी मानसिक स्थिति होती है। कभी कभी यह भी होता है कि एक ही पात्र जो होता है वो समान स्थिति में ही विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस सब का मूल कारण उस व्यक्ति की अपनी जो चित्त वृत्ति है, यानी मन जो उसका है, हृदय जो उसको सोचता है, उसके विषय में परिस्थितियों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है उसके कारण, और पात्र की जो मानसिक अवस्था रहती है उसके कारण वो एक ही समान स्थिति में दो विरोधी प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से उसके अंतर्द्वंद को दिखाना भी चरित्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है।
अंतिम जो बिंदु है वो है चारित्रिक मौलिकता। प्रत्येक व्यक्ति पर अपने देश, जाति और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि देश, जाति और वातावरणगत मौलिकता चरित्र में लेखक के अपने अज्ञान के कारण नहीं हो पाती है, तो वह चरित्र एक श्रेष्ठ उपन्यास के योग्य नहीं होता। मौलिकता से तात्पर्य है कि मनुष्य के विभिन्नत्व में एकत्व और एकत्व में विभिन्नत्व, इससे तात्पर्य है। प्रेमचंद के शब्दों में जो प्रेमचंद का कथन है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि विभिन्नत्व में एकत्व कैसे हो सकता है। प्रेमचंद के अनुसार किन्हीं भी दो आदमियों की सूरतें या शक्ल जो है वो एक सी नहीं मिलती है। उसी प्रकार से आदमियों के चरित्र भी नहीं मिलते हैं। जैसे सब आदमियों के हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, नाक भी, मुंह भी, सब होता है, पर इतनी समानता होने पर भी जिस तरह उनमें विभिन्नता मौजूद रहती है, उसी प्रकार सभी चरित्रों में भी बहुत कुछ समानता होते हुए भी विभिन्नताएं होती है। यही चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता दिखाना उपन्यास का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से चरित्र की इन चार विशेषताओं को, यानी देवत्व और असुरत्व का समन्वय, सहज स्वाभाविक विकास, अंतर्द्वंद्वात्मकता और चारित्रिक मौलिकता, इनका ध्यान यदि रखा जाए तो चरित्र चित्रण की दृष्टि से उपन्यास जो है वो श्रेष्ठ उपन्यास बन सकता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।